प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल के प्रोग्राम में हमने जनवरी के हवाले से दो अहम बातें की थी और दो अहम सियासतदानों के बयान आपको सुनवाए थे। एक तो शिबली फराज साहब का दावा, यानी हुकूमत का दावा कि जनवरी में 15 जनवरी तक वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनको वापस लाया जाएगा। आज फवाद चौधरी साहब ने भी यही दावा किया कि 15 जनवरी तक नवाज शरीफ वापस आएंगे। बहुत यकीन के साथ हुकूमत ये कह रही है। और दूसरी तरफ 15 जनवरी की तारीख दी गई थी मरीम नवाज साहबा की तरफ से, और बल्कि ये कहा गया था कि 15 जनवरी से पहले ही हुकूमत घर को चली जाएगी। आज इसी जनवरी के हवाले से एक तीसरा दावा भी सामने आया, वो शेख रशीद साहब का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में फरवरी के शुरू तक झाड़ू फिर जाएगा, उखाड़ पिछाड़ हो जाएगी। अब ये इस तरह के दावे आ रहे हैं। दूसरी तरफ कल जो है वो पीडीएम का तीसरा जलसा होने जा रहा है कोयटा में, और उसकी तैयारियां, पीडीएम की जितनी लीडरशिप है वो सब कोयटा पहुंच चुकी है, अपने वर्कर्स से मिल रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं और कल के जलसे की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। अब कल के जलसे के हवाले से भी दो अहम सवाल हैं। एक तो ये कि क्या नवाज शरीफ इस जलसे से खिताब करेंगे जिन्होंने कराची जलसे में खिताब नहीं किया था, या उनको पीडीएम के दूसरे लोगों ने खिताब नहीं करने दिया था, या अननोन रीजंस की वजह से उन्होंने खिताब नहीं किया था। अब कल वो क्या खिताब करेंगे, और अगर वो खिताब कर रहे हैं तो क्या बिलावल साहब के इस जलसे में मौजूद ना होने की यही वजह है? क्या पीडीएम को रिजर्वेशंस मौजूद हैं नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से? तो कल के जलसे में क्या हम होने जा रहा है और जनवरी के हवाले से दावे आ रहे हैं वो क्या हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आलिया हमजा साहबा मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान इंसाफ की रहनुमा हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और औरिया मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले शेख रशीद साहब को मैं सुनवा देता हूं, जिन्होंने एक दफ़ा फिर एक नया दावा किया, अगरचे वो हर 2-4 महीने के बाद एक दावा कर देते हैं और फिर वो तारीख एक्सटेंड भी कर देते हैं। उनका बड़ा पाना है कि वो तारीख बढ़ा देते हैं जो उन्होंने वो किया होता है। सुन लीजिए आज वो क्या कह रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इन जलसों से हुकूमत जा रही है तो ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। आपने दिसंबर और जनवरी की डेट दी है, मैंने भी डेट दी है कि 31 दिसंबर से लेकर 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा इससे पहले। और वो लोग जो अपने आप को बहुत टार्जन बने फिर रहे हैं या अपने आप को बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, टार्जन की पकड़ में होंगे। अच्छा आलिया हमजा साहब, ये शेख रशीद साहब के इस बयान को आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि झाड़ू फिरने से क्या मुराद है और उखाड़ पिछाड़ से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, इट्स अ प्लेयर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे बात तो ये है कि अगर मैं इनकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री याद करा दूं, सेनेट के इलेक्शन पे बड़े बड़े दावे किए गए। सेनेट के इलेक्शन की रात को बिलावल साहब का दावा था सुबह सब कुछ जी सेनेट चेयरमैन हमारा होगा। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान आए, जिस तरह की तकरीरें हुई, ये कहा गया कि दिसंबर में हुकूमत जा रही है, मार्च में हुकूमत जा रही है। हर दफा हमें ये डेडलाइन देते रहे और हर दफा हम इनको बताते रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से और अवाम की सपोर्ट से हम यहीं पर मौजूद हैं। एक छोटी सी चीज, ये तो मतलब झाड़ू फिरने का क्या है, झाड़ू तो जी फिर गया है। नून लीग की आज पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में उनके 84 लोगों में से सिर्फ 28 लोगों ने शिरकत की है, जो आज की सबसे बड़ी न्यूज है। और उन्होंने कहा यह है कि जी अगर लंदन से ही पार्टी चलानी है, यानी वही MQM अल्ताफ भाई वाला पार्ट आप लोगों ने प्ले करना है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। और प्लस उन्होंने कहा कि मरियम नवाज किसी फैसले में उनको साथ नहीं लेती हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। प्लस आपने ये देखा कि कराची के जलसे के बाद जो सारा एपिसोड रिपीट किया गया, फिर उसके बाद जिस तरह से नवाज शरीफ को वहां कराची में तकरीर नहीं करने दी गई, तो ये सब कुछ नजर आ रहा है कि टूट फूट का अमल PMLN के अंदर। वो जो शेख रशीद साहब कहते थे कि जी मीम में से शीन निकलेगी, हमें तो लग रहा है मीम में से अल्ताफ भाई निकलने लगे हैं। तो अब ये उखाड़ पिछाड़ से अल्ताफ भाई झाड़ू फिरने से होने लगा है। ये जो झाड़ू फिरने से मुराद है, हम ये समझते हैं कि झाड़ू फिरने का मुराद ये है कि गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। अगर झाड़ू फिरने से मुराद ये होता है कि गिरफ्तारियां हो जाएंगी, जैसे कि वो पहले भी इशारे देते हैं, तो ये बात शेख रशीद को कैसे पता? गिरफ्तारियों का भी मैं आपको बता दूं सर, देखें मेरी एक बात सुन ले। गिरफ्तारियों का ये क्या, कोर्ट को ये कह दिया गया है, और कोर्ट का आपने जिस तरह से देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि रोजाना की बेसिस पर इनके केसेस को सुना जाए। आपको पता है 2-2 महीने के बाद इनकी हियरिंग्स आती हैं, जब डेली बेसिस पे इनके एहतसाब अदालत के केस सुने जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये झाड़ू इसी तरह से फिर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारियां होनी होनी है। ये तो मतलब एक छोटी सी बात है कि जिस चीज को हम तो सिर्फ पहले दिन से कह रहे हैं अगर तो फिरनी है और ये अंडरस्टूड है और केसेस की रोशनी में, तो शेख रशीद साहब क्या पेशगोई कर रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं? वो तो फिर सबको पता है कि ये केसेस चल रहे हैं, तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तो कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है फिर इसका मतलब है। तो सर
सर एक्सक्लूसिव तो ये है ना कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना तो हम वो कहते नहीं है कि तगड़ा थानेदार आ गए, तो ये तगड़ा थानेदार आ गए। इसी के डर की वजह से इनको ये पता है कि एहतसाब काबल गिरफ्तारियां होनी है तो अवाम में चले जाओ और अवाम को मिसलीड करो। 84 में से 28 अफराद की शिरकत की बात की है, ये तो मैं चौधरी साहब से पूछूंगा, लेकिन नोरिया साहब आप इन पेशगोइयों को किस तरह से देखते हैं जिसमें शेख रशीद सर फहरिस्त होते हैं, और फिर अब तो खैर पेशगोइयों के साथ साथ ऐलानात भी हो रहे हैं। शिबली फराज साहब ने कल कहा था कि जी 15 तारीख तक वापस आ जाएंगे, चौधरी फवाद साहब ने आज कहा है कि 15 तारीख तक वापस आ जाएंगे। मरियम साहबा को उसका बिल्कुल यकीन नहीं है। आप कैसे इन प्रेडिक्शंस को देख रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो इस वक्त आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। एक तो ये मेरी इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से किसी और जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। उसकी दो वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि इमरान खान का अपना क्लाउड इस सतह का है कि आपको याद होगा कि जब डॉन लीक्स हुई थी तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है हमीद हारून साहब, और आपको याद होगा कि हमीद हारून साहब को बाकायदा BBC में बुला के और हार्ट टॉक में जिस तरह जलील किया गया था, आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बात कभी हो सकती है, और वो भी ब्रिटिश मीडिया के खास किस्म की सूरत हाल में। और इट वॉज ए क्लाउड ऑफ जमाइमा एंड अदर्स, और वो वहां क्लाउड काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि वहां क्लाउड काम नहीं करते। उन्होंने पिनोशेट को वहां से हवाले कर दिया था और बगैर किसी उसके, क्योंकि वहां क्लाउड काम कर गया था, और उन्होंने उसको चिली के हवाले कर दिया कि जाओ भाई आप ले जाओ। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता था उसके बावजूद, लेकिन चूंकि अलंदे के बाद वो जो गवर्नमेंट आ गई थी वो मुख्तलिफ थी। तो नवाज शरीफ साहब को अंदाजा इस बात का हो गया। और मेरी इत्तला यह है कि उन्होंने गुज़श्ता कुछ 2-3 दिनों से बहुत राब्ते भी किए हैं। नहीं तो आपको अगर किसी और जगह साउथ अफ्रीका चले जाएंगे सर, कहाँ चले जाएंगे? नहीं, अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, अंदाजा जहां तक बाकी अल्लाह मालिक। लेकिन क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह यह है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आज तक इंग्लैंड के अंदर कभी कोई ऐसा शख्स जाके पनाह नहीं ली उसने कि जिसके ऊपर एक फाइनैलिटी हो चुकी हुई हो और उसको अदालत ने खास मोहलत के लिए भेजा हो। जितने लोग गए हैं वो बेसिकली उसको छोड़ के गए हैं अपना। वो जो इस्वाइल नाइजीरिया का वो जो था, क्या नाम था, उसको इंग्लैंड में कहता, आपको याद होगा कि उसको जहां फाइनैलिटी ऑफ द केसेस हो जाएं वहां उनकी अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये उनको अंदाजा है, उनको भी अंदाजा है। ये बात तो खैर 15 जनवरी वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो 15 जनवरी से पहले भी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि ये अपनी तर्ज का अलग केस है, इस तरह का केस नहीं आया। चलें, बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुझे सर दो बातें, एक तो इशारा किया आलिया हमजा साहबा ने, वो कह रही हैं 84 आपके लोग हैं, इतनी रिजेंटमेंट है पार्टी के अंदर, लोग खुद नाराज हैं, वो मरियम साहबा के बयानिए के साथ नहीं चलना चाहते, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ, उनकी तकरीर के साथ नहीं चलना चाहते, 28 लोग सिर्फ आए हैं। और दूसरा जो बात की है औरिया साहब ने, आपके इल्म में भी कुछ ऐसी बात है कि वो बरतानिया से शिफ्ट हो सकते हैं, किसी और मुल्क में जा सकते हैं जहां खुद को वो ज्यादा बेहतर महसूस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में दावत देने का। और मैं मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ और बयानिया और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ और बयानिया पेश कर सकूं। आलिया हमजा साहिबा ने जिस तरह जिक्र किया, तो अगर आप कोयटा में जो MNAs हमारे मौजूद हैं उनकी हाज़िरी देखें तो आपको मालूम होगा कि आज मरियम बीबी के साथ कितने मेंबरान कौमी असम्बली वहाँ पहुँचे हैं, और वो कल उस जलसे में भी शरीक होंगे और इंशाल्लाह मंडे को वो वापस आएंगे और आकर अपनी बाकी जिम्मेदारियां उसी तरह अदा करेंगे। कहीं पर कोई क्या सर ये 56 है लोग हैं, मतलब ये 56 लोगों का गैप है 84 और 28 के दरमियान, तो ये क्या 56 MNAs मरियम साहबा के साथ गए हैं? इस तरह से है कि कभी भी कौमी असम्बली के अंदर मैं 5 साल रुकन रहा हूं और मैंने बहुत सारी पार्लिमानी पार्टियों की मीटिंग्स भी देखी हैं, कौमी असम्बली के इजलास भी सब में हाजिर रहा, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको 100% हाजिरी वहां पे मिले। एक तरमीम पेश हुई थी जिसमें कौमी असम्बली के 342 अरकान, तमाम मौजूदा पार्टियां, उनमें से किसी एक को भी इख्तलाफ नहीं था। वो तरमीम थी आपके जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक री एलोकेशन ऑफ सीट्स की, तो उसमें हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी और कोई पार्टी बशमूल PTI उसके ऊपर मोतरिज नहीं थी। एक रुकने असम्बली जो कि वहां से मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती साहब उसके मुखालिफ थे, वो मौजूद थे, लेकिन हमें 2.5 से 3 दिन लगे 2/3 अक्सरियत वहां पे असेंबली के अंदर मेंटेन करने में। फिर वो
बिल जो है ना वो पास हुआ। तो अगर आप 56 की और 53 की और 24 की और 28 की गिनती करें तो कहीं भी पूरी नहीं होती। आलिया हमजा साहिबा से ये पूछ लें कि अभी जो हालिया मीटिंग हुई उसमें जो मस्ती खेल साहब MNA हैं बकर से, उन्होंने क्या क्या बातें जनाब वजीर आजम से कही, ताहिर सादिक साहब अटक में बैठ के क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लें। इसी तरह राजा रियाज साहब नाराज है ना, जिस दिन से वहां पे बाई इलेक्शन हुआ था, टिकट्स का मसला सर, वो पार्टी का ये बाद में बताइएगा कब से नाराज हैं, लेकिन वो कह रहे हैं। राजा रियाज साहब क्या फरमा रहे हैं उनकी भी सुन लें। ये तो एक बात क्लियर हुई, सारे के सारे मेंबरान असेंबली, सारी पार्टी मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। ठीक है, और बिल्कुल, और मियां नवाज शरीफ खुद कहां खड़े हैं सर? वो जा रहे हैं क्या, लंदन छोड़ के जा रहे हैं? और ये सब जैसे कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे खड़े हैं कि वजीर आजम हो, इनके 125 तर्जमान हो पंजाब और KPK और मरकज के मिला के, या पाकिस्तान के अंदर तमाम मीडिया हाउसेज हों या सहाफी और एंकर हजरात हों, वो अपना कोई फिक्रा मियां नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। हर महफिल का मौजू हैं, हर दिल की आवाज हैं और हर धड़कन के अंदर वो धड़कते हैं। इसलिए कि औरिया साहब हों या आप हों या जाफर इकबाल, 80 रुपए का किलो आटा हम भी लाते हैं, बिजली का बिल हमें भी 4 गुना भरना पड़ता है, पेट्रोल डलवाने जाएं तो वो भी इजाफी कीमत हम ही अदा करते हैं, चीनी 120 और 115 और 100 रुपए वो भी महंगाई तो आप खरीदते हैं। सही बात है, ये तो है, ये इसमें तो कोई बातें मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाले जलसे में की। और रही बात के फवाद साहब क्या कहते हैं, शेख रशीद साहब क्या कहते हैं और शिबली फराज साहब क्या कहते हैं, उनके पास कहने तो है ही क्या। क्या नहीं तो हम आपको ये, मैं आपको ये भी सुनवा देता हूँ कि मरियम साहबा क्या कहती हैं। वो उनके भी बिल्कुल सही। चल साहब एक चीज जी जी आलिया साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ आजिज धामरा साहब को, फिर आप खुलकर सबका जवाब दीजिएगा। आजिज धामरा साहब को भी दीजिएगा। धामरा साहब मुझे एक चीज बताएं, ये बात तो वाज़ेह तौर पर बिलावल साहब ने कह दी ना कैटेगोरिकली कि हम नहीं चाहते कि इदारों के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करो। ये उस दिन कही थी उन्होंने, जिस दिन तकरीर की थी नवाज शरीफ, उससे वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कह दिया था। तो क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि जिस तकरीब में या जलसे में नवाज शरीफ इस तरह की तकरीर कर रहे होंगे उसमें बिलावल साहब मौजूद नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी आपने तमाम गुफ्तगू सुनाई और शेख रशीद की भी बातें सुनाई, और वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और बड़े डट के खड़े हुए हैं। जनाब आली, 2 जलसे हुए हैं और आप इन हुकूमत की जो हार्ट बीट बढ़ी हुई है और नफसियाती तौर पर जितने ये परेशान हैं, आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे इनके 8 वजीर आते हैं और 8 वजीर जो है वो डिस्कस करते हैं PDM के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, पीपुल्स पार्टी के ऊपर, एहतसाब के ऊपर। और इनका काम रह क्या गया है जब से PDM वजूद में आई है, APC से लेके हमारे 2 जलसों तक। आप इनसे पूछें कि आपके वुज़रा जितना टाइम भी टीवी पे आए हैं उन्होंने क्या कहा है, कोई महंगाई के बारे में बात की है, या उन वजीरों ने ये कहा है कि हमने अपनी अपनी वजारतों में ये रिफॉर्म्स लाए हैं और अवाम बड़ी खुश है अब वजारतों के हवाले से। इनसे पूछें कि आपने किया क्या है, सिर्फ वो पूछें। वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है चार्जशीट की, इनसे नहीं, वो नहीं है उनके पास बताने के लिए। जो एक अच्छा काम किया है ना, वो सिर्फ एक काम बता दें ताकि हम कहें कि आपने ये रिफॉर्म्स लाए। अच्छा, एहतसाब का ढोंग रचा रहे हैं ये। अच्छा, ये बातें सब ठीक है धामरा साहब, लेकिन आपने देखे ना कितनी खूबसूरती से सवाल गोल कर दिया। मेरा सवाल स्पेसिफिक था तकरीर के और के नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले कर रहा हूं सर, उसका जवाब तो सवाल का जवाब दे गया तो आप मुझे ज्यादा बात करने नहीं देंगे, इसलिए असदुल्लाह में इस बात का जवाब सादा सा सवाल है कि बिलावल साहब क्या ऐसे जलसे में शिरकत करेंगे तो आप मुझे बात नहीं करने देते, नवाज शरीफ तकरीर करेंगे? मेरा ये सवाल है। आखिरी बात कह के मैं उसी बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात ये कह रहे हैं एहतसाब। देखें जी, एहतसाब वो केसेस हैं जो पुराने हैं, ये कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने उस बात को मान लिया कि वो पुराने केस हैं। अगर पुराने केस हैं तो छोड़ दीजिएगा, अपोजिशन जाने, नेब जाने, अदालतें जाने कि हमें जमानतें मिलती हैं नहीं मिलती। नेब हमारे ऊपर केसेस करती है और फिर हम भुगते हैं कि हम गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा, वो पुराने केस आपके खाते में क्या रहता है एहतसाब का? 18 अगस्त 2018 के बाद अगर करप्शन हुई है फिर आपका काम शुरू हुआ है। अच्छा, 18 अगस्त 2018 के बाद हम तो अपोजिशन में है, हुकूमत में है ही नहीं कि हम करप्शन करें। वो करप्शन कौन कर रहे हैं? वो बनी गाला में बैठे हैं, वो काबीना के अंदर बैठे हैं, वो तरीन साहब हैं, उसके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं है। तो ये जो ढोंग रचा रहे हैं आप, ये जो ढोलक पीट रहे हैं, ये बंद करें, कौम को बेवकूफ न बनाएं।
और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको ये मालूम है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में है, और अगर वेदर ने इजाजत दी बाय एयर सफर करने की तो बाय एयर आएंगे, अदरवाइज वो वीडियो लिंक के तौर पर खिताब करेंगे, उसकी शिरकत होगी। और ये कल तीसरा जलसा है। हम बार बार कह रहे हैं कि इन हुक्मरानों की हार्ट बीट बढ़ चुकी है। अब ये जल्द से जल्द जैसे जैसे बढ़ेंगे ये नफ्सियाती होते जा रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये अपनी परफॉर्मेंस बताएं, डेली बेसिस पे 10-8 वजीर आते हैं, ये 50 मिनट की गुफ्तगू में 48 मिनट हमारे ऊपर तनकीद करें। परफॉर्मेंस तो ये बताएं, 2 मिनट अपनी परफॉर्मेंस बताएं, और जो परफॉर्मेंस है वो बताएं मेरी बहन। अगर पुरानी बातों को रिपीट न करें। मरियम नवाज साहब का जो एतमाद है नवाज शरीफ के हवाले से कि उनको वापस नहीं लाया जा सकता, और ये बताएं बरतानिया के कानून इजाजत नहीं देते, ये सभी इनसे पूछते हैं। धामरा साहब इजाजत दीजिएगा जरा एक छोटा सा ब्रेक। असदुल्ला भाई एक जी, असदुल्ला भाई इनसे ये पूछिएगा कि आप अपोजिशन को नाकाम करने के लिए बड़ा एक जबरदस्त मौका है, तो मुफ्त में मशवरा दे रहा हूं जी। ये पूछ लेते हैं इनसे एक छोटा सा ब्रेक। मशवरा मेरी बहन के लिए ये है कि जब हम पेशावर जलसा करने जाएंगे ये बीआरटी चला लें। ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो मैं आपको मरियम साहबा की बात सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है कि लंदन से नवाज शरीफ को नहीं लाया जा सकता। किस एतमाद के साथ वो कह रही हैं, जरा पहले ये सुन लीजिए। इनकी बढ़के आप सुना करें। जो यूनाइटेड किंगडम है वो कानून और के तहत चलने वाला मुल्क है, वो इस तरह की बढ़कों को कुछ नहीं समझता। जिस इंसान को ये पता नहीं है कि प्रेशर के अंदर ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना क्या होता है, उस इंसान से किसी खैर की तवक्को नहीं है। इंसान अगर बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए उसका कद फिर भी छोटा रहता है, उसको छोटे कद को बड़ा करने के लिए बड़े लोगों के नाम लेने पड़ते हैं, इसलिए वो हर वक्त नवाज शरीफ की रट लगाए रखते हैं। एनआरओ तो अब इमरान खान को जरूरत है एनआरओ की, और किसी को जरूरत नहीं। बढ़ के मारने के अलावा आपको आता कुछ नहीं है। मरियम साहबा कह रही हैं, आलिया साहबा, और वो ये कह रही हैं कि और सब लोग ये कह रहे हैं ऑपोजिशन के कि आपके पास महंगाई कैसे कम करनी है ये फॉर्मूला नहीं है, आपको गवर्नेंस कैसे बेहतर बनानी है ये फॉर्मूला नहीं है। आप सिर्फ नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें कर सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट में जो है मेरे अगेंस्ट यानी मेरी हुकूमत के अगेंस्ट इन दोनों ने पेश कर दी है। मैं ज़रा बता दूं, एक तो मैं अपने जो पीपल्स पार्टी के मेरे कुलीग बैठे हैं उनके लिए बता दूं कि अभी की न्यूज़ ये चल रही है कि बिलावल साहब कोयटा के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, वीडियो लिंक से करेंगे। तो पीडीएम का तो देख लेना हंडिया चौराहे में फूट चुकी है। अब आ जाए जी मरियम बीबी, एक चीज़ आप इसमें से बस स्किप कर गए, और जो मुझे काफ़ी आज तो मरियम बीबी ने खुद अपने जो अब्बा हजूर हैं उनको उन्होंने इल्ताफ साहब से कंपैरिजन कर दिया, और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह आप इल्ताफ हुसैन को नहीं ला सके इस तरह मेरे वालिद मोहतरम को भी नहीं ला सकेंगे। यानी हम आज तक उन्हें मुजरिम, भगोड़ा, सजा याफ्ता कहते थे, जो रहम के मिनते तरले करके अवाम को बेवकूफ बनाकर यहां लोगों से शेर शेर के नारे लगवा कर खुद वो वहां पर चले गए। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि बीबी ने खुद ही अपने जो है अब्बा हजूर को जो इल्ताफ भाई हैं उनसे मिला दिया है। अब ये मेरे से जो बात कर रहे थे इनसे सिर्फ इतना पूछे, क्या इनके एमपीएस पीएमएल-एन के एमपीएस उस्मान बुज़दार से नहीं मिले? क्या आज के पार्लियामेंट्री सिर्फ एक सेकंड मैंने आराम से बातें सुनी है, मुझे जवाब देने दें। क्या इनके पार्टी पता है? मेरा नाम जाफर इकबाल है, मुझे जवाब दे लेने दें। जी 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 दीजिए जवाब। जी मैंने तो कहा कि हमारे जो पीएमएल-एन के सीनियर रहनुमा मौजूद है, फिर इनको ये बता दें कि मीटिंग के अंदर शायद खाकान साहब लोगों को तसल्लियां देते रहे, और राना सनाउल्लाह और जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने हर चीज से यानी नवाज शरीफ के मोदी और इंडिया वाले बयानिए से अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। इनका जो प्रॉब्लम है ना इन दोनों पार्टीज का, और स्पेशली जो पीपल्स पार्टी का है, 12 साल इन्होंने हुकूमत की, 30 साल ये जो पीएमएल-एन वाले इन्होंने हुकूमत की, आज ये रोना ये रोने मुल्क आपने तबाह कर दिया। मैं अभी अपनी परफॉर्मेंस में सब कुछ बता रही हूँ जी, मैं मेरी इतनी लंबी बातें सुनिए, मैं सब हर चीज पर जवाब दूंगी। तो इसलिए इनको ये कह दे, इनको अवाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 30 साल इनके पास बहुत थे, 12 साल इनके पास बहुत है। कराची गटरों से भर गया, नालों के पानियों से भर गया, नाले ये साफ नहीं कर सकते। जो एड्स ज्यादा हो गया लाड़काना इनका, घर के बच्चों के क्या हालात है, मैं किसी चीज में नहीं जाना चाहती
आपको मैं यही बता रही हूँ ना, मुझे जवाब नहीं दिया। आपके प्रोग्राम का आधा टाइम खत्म हो गया, जिस तरह की हुकूमत का आधा टाइम खत्म हो गया। एक सेकेंड, कुछ भी नहीं। देखिए मेरी बात सुन ले, मैं बिल्कुल नहीं टोकती, इसलिए देखिए मैं इसलिए नहीं टोकती कि मुझे अपनी बात का जवाब तसल्ली से देने दें। मुकम्मल कर लें बात। आप परफॉर्मेंस पे जब हमसे सर एक सेकेंड, जब ये परफॉर्मेंस पे हम पे बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम इनको ये आईना दिखाना चाहते हैं कि जिस मुल्क को डबोकर गए थे ना, अब उस मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं। मैं इनके उसके लिए बता दूं, कोविड के ऊपर सियासत इन्होंने की थी, कोविड के ऊपर सबसे ज्यादा लॉकडाउन इन्होंने किया था, सख्त लॉकडाउन, ज्यादा मरे इनके लोग, मैशियत इनकी सिंध की ज्यादा तबाह हुई, वहां पर किसान रुल गया है, मर गया है, और आज दुनिया तारीफ कर रही है। प्राइम मिनिस्टर माफ कीजिएगा, हम पे तनकीद करें, लोगों को तो सबका लोग कहें। इमरान खान साहब के विजन की मरने वाले लोग इस सबसे कौम बड़ी के लोग थे कामयाबी यार, क्या हो हमारी गया? लोकस पे। सर सुन लिया करें, आप बात ना किया करें, बीच में मत मतलब टोका उन करें। मरे हुए लोगों को तो बात सबका करें, लोग मेरी कहें, उनको performance तो सुन लिया। ओनरशिप दें। अच्छा, उनको तो ओनरशिप दें, मतलब अगर वो सिंध में मरे देखें, तो हमारे लोग थे, हैंडल वो पूरी हमने कौम सबसे के लोग अच्छा थे, किया, दुनिया कौम उसको का नुकसान एक्नॉलेज है। कर रही है। इन्होंने लोगों को मार दिया, लोकस्ट के ऊपर, सिंध के अंदर लोकस्ट आया, आपने हालात क्या देखे, डबल केबन गाड़ियां ले ली, आज दुनिया मान रही है कि लोकस्ट के ऊपर हमने काबू पा लिया। तीसरी चीज, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि डॉलर आपके मुल्क के अंदर जो है बाहर ज्यादा जा रहे थे, अंदर कम आ रहे थे। आज सूरत हाल ये है कि महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? आलिया साहब, ये जो मुआशी तरक्की आपके दौर में बेमिसाल हुई है, यूरिया बेमिसाल मुआशी तरक्की का इम्पैक्ट अवाम की सतह पे क्यों नहीं आ रहा? को लूटा सर मेरी तो सुन लेना, सर मेरी सुन ले, मेरी सुन ले। जिस मुल्क को लूटा गया हो ना, उस मुल्क को ट्रैक पर वापस लाने के लिए, जहां पर इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई हो, जहां पर इंपोर्ट पॉलिसीज लाई हो, पहली दफा एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जबकि पूरे रीजन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपके हर मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गेन कर रही है, यूरिया, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, नहीं वो गेन इसलिए कर रही है कि वो जो ऑर्डर्स रुके हुए थे कोविड की वजह से, इस वजह से एक्सपोर्ट्स में एक बूम आया है। परफॉर्मेंस सुने जी, आप चलें, मैं ये ठीक है, मैं तो सारी दुनिया, एक मिनट, सारी दुनिया में ये सब कुछ गिर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में बूम आया है। वेरी फनी, मतलब आप शायद नहीं, मैं आपको एक फैक्टर बता रहा हूं ना, मैं तो आपको एक फैक्टर बता रहा हूं कि आप लोगों को मैं देखें, सारी दुनिया को पता है अमेरिका जैसे मुल्क की इकोनॉमी तबाह होकर रह गई। पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ियों की सेल्स, मोटरसाइकिल्स की सेल्स, ट्रैक्टर्स की सेल्स, सब कुछ इंक्रीज कर रही है। आपका जवाब भी आया कि कोविड की वजह से दुनिया से ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान प्रॉब्लम में था, लेकिन फिर सबसे ज्यादा हो रही है। जो इंडिया में सर देखें, जो इंडिया में आपकी मार्केट शिफ्ट हो रही थी बांग्लादेश से, टेक्सटाइल की मार्केट आपके पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही है। 11% प्रीमेच्योर है वैसे ये कहना, इसमें बहुत डिबेट हो सकती है। सिर्फ मैं आलिया साहब बहुत डिबेट हो सकती है। मैं औरिया साहब, मैं औरिया साहब को मुझे इजाजत दीजिएगा जरा, मैं कुछ और गुफ्तगू आगे ले जाना चाहता हूँ। औरिया साहब, एक इंटरप्रिटेशन जो अभी हुई है यहाँ पर, आपके ख्याल में नवाज शरीफ का तकरीर जलसे में करना और बिलावल साहब का ना आना, इन दोनों में कोई आप कॉमनैलिटी देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब का कि इस वक्त मसला है कि कोई चीज स्टेक पे नहीं है उस तरह, पॉलिटिक्स जो है, और वो इस वक्त कश्तियां जला के एक ऐसे महाज के ऊपर खड़े हुए हैं। इस तरह की कभी होता नहीं है, कभी इससे पहले, कभी आज तक मैंने 70 साल की तारीख में इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी जिस तरह की हुई है। क्योंकि अगर इस तरह की कैफियत में बहरासास नाम लेके और लोगों की बात करके जो खड़े हो ना, इससे वो घबरा गए थे। ये बात सही है, जेन्युइनली घबराहट आई थी कि ये क्या हो गया है भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिलावल साहब के पास पूरे एक मुकम्मल तौर पे सिंध की गवर्नमेंट है, और अगर वो 3 साल वो आगे उनको मिलते हैं और उनकी एक परफॉर्मेंस चलती है 3 साल के अंदर, तो वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो जीतते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि लोग खामोशी से वोट नहीं दे सकते, खामोशी से परफॉर्मेंस नहीं थी तो पंजाब से गायब हुए ना, परफॉर्मेंस नहीं थी तो बाकी सूबों से गायब हो गए। अब एक सिंध एक स्ट्रांग होल्ड रह गया वहां, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि अगर हालात इस नो यू टर्न पे आते हैं तो एक इलेक्शन की सूरत हाल खराब होती है या मुल्क में कोई मसाइल पैदा होते हैं। तो उन्होंने 1985 का तजर्बा देख लिया हुआ है। 1985 के बाद 88 में उनके लिए कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो गए थे। आपको अंदाजा होगा, सियासत से तो ये होता है कि गए तो फिर तेरी बज़्म ख्याल से भी गए, ये वाली कैफियत होती है। तो वो उनको अंदाजा है
कि इस तरह का हेड ऑन कुलियन हम नहीं करना चाहते, लेकिन नवाज शरीफ हेड ऑन कुलियन के मूड में है। पार्टी बेशक हेड ऑन कुलियन के अंदर ना हो, आप पार्टी के लिए मसला यह है कि पार्टी अब इस वक्त उनके अलावा किसी और सूरत का ख्याल रखे बगैर जाती मुफादात के लिए नवाज शरीफ सोच रहे हैं इस वक्त, फिर क्योंकि आपने कहा कि वो सब कुछ कश्तियां जला चुके हैं, लेकिन उनकी अगर जाती तौर पर इंटरेस्ट नहीं रहा, उनकी बेटी का मुस्तकबिल है, उनके भाई का मुस्तकबिल है, उनकी पार्टी के 84 MNAs हैं, उनका मुस्तकबिल है, पार्टी की सियासत है, वो क्या इन तमाम फैक्टर्स पे नहीं सोच रहे? देखिए, पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती। खैर, वैसे एक बात तो है कि डेमोक्रेसी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो और इनकलाबी पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है। इनकलाबी पॉलिटिक्स इस तरह की होती है कि आप खुमैनी की तरह बाहर बैठ जाते हैं, आप टॉल्स्टॉय की तरह, ट्रॉट्स्की की तरह यहां लड़ते हैं, लेनिन की तरह बाहर बैठ जाते हैं। आप बहुत लंबी चौड़ी है, जो प्रेसिडेंट जी है, आप देखें जंगलों में घूमता रहा है, चरवाहों की तरह चलता रहा है, मुआवजतों के खिलाफ था उसके। ये होती है पॉलिटिक्स जो, हाँ, जमहूरियत ना हो। जमहूरियत जो है वो कन्फ्रंट्रेशनिस्ट पॉलिटिक्स कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये उस जगह होता है कि जहां ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना चल रहा हो, जहां चल रहा हो वहां एस्टैब्लिशमेंट से तो अमेरिकी नहीं लड़ते भाई आपस में। आप मुझे बताइए कि अमेरिका के अंदर 6.8 बिलियन डॉलर मिलते हैं उसको, ओबामा को, तो इलेक्शन जीतता है। वो अगर कॉर्पोरेट कल्चर के खिलाफ शुरू हो जाए कि ये पैसे उसको क्यों मिलते हैं, मुझे इलेक्शन के खिलाफ उसको दिए गए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के वहां एक और तरह की एस्टैब्लिशमेंट है। इसी तरह वो जो मीडिया है, जो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ था और मीडिया इस दफा हारा, वरना मीडिया के खिलाफ कौन उठता है? मीडिया की पूरी एस्टैब्लिशमेंट है। हर मुल्क की अपनी एस्टैब्लिशमेंट होती है। डेमोक्रेसी जो है ये स्मूथ सेलिंग सूरत हाल है, और बिलावल समझता है कि स्मूथ सेलिंग क्या होती है। जरदारी साहब ज़हीन आदमी समझते हैं कि स्मूथ सेलिंग क्या होती है। बना के रखना, चला के लेना, ये करना। हर बंदा, आप खुद सोचे ना कि इन बल्क 7 लाख बंदा है पाकिस्तान आर्मी का, ठीक, वो आप 7 लाख वोटर को आप यूं साइड पे करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आर्मी एज ए यूनिट, आप डेमोक्रेसी की सूरत हाल में हैं तो आप 7 लाख लोगों को एकदम अपने उससे, और उसके साथ उनके खानदान वाबस्ता है, सब कुछ है। और फिर आप पंजाब में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं कि जहां का बच्चा जो है उस कहीं ना उसकी एफिलिएशन जो बिल्ट हुई है। तो असल मसला यह है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो चाहते हैं एक दफा जो है बाजी उलट जाए तो फिर देखी जाएगी। जी, तो जाफर इकबाल साहब, मेरा कोई सवाल नहीं है, जोरिया साहब ने बातें की हैं, इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? जी, 100% करना है, मेरी जिम्मेदारी है। एक पंजाब का होते हुए भी, पंजाब से पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हुए भी, और मियां नवाज शरीफ का वर्कर और साथी होते हुए भी, और इस पाकिस्तान का वो शहरी होते हुए भी कि जो पिछले 5 साल बड़ी आसूदा जिंदगी गुजार रहा था। पहले तो आलिया हमजा साहिबा ने कहा जी नवाज शरीफ ने 30 साल की हुकूमत बनती है डिक्टेटरों की। याहिया खान को मिलाएं, सिकंदर मिर्जा को, अयूब खान को, जनरल जियाउल हक को और जनाब परवेज मुशर्रफ साहब को मिलाएं तो वो 31-32 साल बनती है, वो उनकी हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने और 3 दफा की हुकूमत मिलाएं तो 10 साल बनते हैं। उन 10 सालों के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे अगर औरिया साहब भी रोशनी डाल दें, बेहतर, उनका हाफजा भी और उनकी तहकीक भी है, और वो जो 30 साल मार्शल लॉ के थे उनके भी डाल दें तो वो भी सारा पता चल जाएगा। रही बात के मियां साहब और बिलावल, एक जलसे में तकरीर बिल्कुल हुई, गुजरांवाला के जलसे में बिलावल साहब भी थे और मियां साहब की तकरीर भी हुई। हमने इलेक्शन भी बिलावल साहब लड़ रहे हैं और उसके लिए वो गिलगित गए हुए हैं। बिलावल साहब ने डिसोन कर दिया था ना अगले दिन उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे कर दी थी। उन्होंने कहा कि इदारों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी तकरीर को हम सपोर्ट नहीं करते, या हम इसके हक में नहीं है। मैं मियां नवाज शरीफ का साथी, मियां नवाज शरीफ के बिहाफ पे कह रहा हूं, हम किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, ना पहुंचाया है। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा इदारे बनाए हैं, उन्हें तकवीयत दी है, उन्हें मजबूत किया है। और इदारे मजबूत कैसे होते हैं? अगर आप JF थंडर का लगाएं, दिफा की बात कर लें, JF थंडर के 2nd वर्जन का लगाएं, मिसाइल टेक्नोलॉजी का लगाएं, एटमी धमाकों का लगाएं, या 2013 में मेरी मुसल्लह फौज का बजट था 300 कुछ अरब, जब 2018 में हमने छोड़ा तो हम 900 अरब पर लेके गए। जो 354 अरब पेंशन है फौज की, वो अलग से सिविलियन बजट से जाती है, और हम ये करते रहे, हमने कटौती नहीं की। हमने बराबर में तालीम पे भी तवज्जो दी, सेहत पे भी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, और अपनी अफवाज को, और मियां नवाज शरीफ ने यूं करके कहा
और मैं भी कहता हूं कि हम सलूट करते हैं उन जवानों को जो पहरा देते हैं मेरे बॉर्डर्स पे। मैं सलूट करता हूं उन शोहदा को, और मैं इनका हिस्सा रहा हूं अफगानिस्तान और कश्मीर के अंदर, और आज भी हिस्सा हूं। लेकिन कोई शख्स ये कहे कि वो इस्लामाबाद से किसी को उठा ले और 2 दिन बाद छोड़ दे कि मैं शुमाली इलाका जा गया था। लेकिन सर मुझे एक चीज ये बताएं कि क्या आपको बतौर एक पार्टी वर्कर के, एक लीडर के, अपने कायद से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जिस आर्मी चीफ का नाम लेकर आप तनकीद कर रहे हैं उनकी एक्सटेंशन के बिल पर दस्तखत किस मसलहत के तहत किए थे? आप नहीं पूछना चाहेंगे? अल्लाह भला करे असदुल्ला साहब, अल्लाह भला करे आपका। अगस्त 2019 के अंदर जनाब इमरान खान नियाजी साहब ने उनकी रिटायरमेंट से कोई 2.5-3 माह पहले एक नोटिफिकेशन 4 लाइनों का कर दिया था, और जिसे वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज ने कबूल कर लिया था, और ये एक्सटेंशन दी जा चुकी थी। उसके बाद अदालत के अंदर केस चला गया। अदालत के अंदर जो सुबकी हुई, और उस सुबकी से बढ़कर ये हुआ उसके बाद जब पार्लियामेंट में आ गया ना मामला, मैं तो उस पर सवाल कर रहा हूँ। ये तो हुकूमत से पूछा जाना चाहिए ना कि उनकी कमजोरी थी, नालायकी थी कि उसको बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सके। लेकिन फिर तो ये ना हौसला कीजिए, सुन लीजिए। अदालत ने कहा कि नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं है, नए सिरे से करके लाएं। सर मेरा सवाल यह है कि पीएमएलएन ने अपने उसूली मौक़िफ़ से क्यों, ये सारी स्टोरी तो सबको पता है ना, ये हमें भी पता है, कई दफा हो चुका है। ये मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने किस मसलहत के तहत दस्तखत किए ना, वो तो चले जो हुआ पीटीआई से सवाल होना चाहिए। जी, जब हुकूमत नोटिफिकेशन कर चुकी है और अदालत ने कहा कानून साजी कीजिए, तो फिर हमने असेंबली के अंदर वोट दिया कि वो काम एक जो हो चुका है उसको कंट्रोवर्शियल भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चले अब आया ना आपका जवाब। जी, अब आपका जवाब आ गया जो मैं सवाल कर रहा था। ठीक है, मैं सर मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन मैं धामरा साहब को जरा से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। धामरा साहब मुझे ये बताइए कि एक ऑफर दी है आपको फवाद चौधरी साहब ने, बल्कि ऑफर तो खैर पहले से कानून में मौजूद है, याद दहानी कराई है उन्होंने। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है जरा सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए। जेलों में रखने का भी शौक नहीं है, आप प्ली बार्गेन करें, पैसे वापस करें, और हमारी तरफ से आप लंदन में रहें, पेरिस में रहें, न्यूयॉर्क में रहें, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को गलत फहमी है ना कि इमरान खान को जनवरी से पहले चले जाएगा, मैं उनसे कहता हूं कि आप ये तसल्ली रखें, ना इस मुल्क में कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, सवाए इसके कि नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वापस आएंगे। धामरा साहब देखें, अगर आप ब्रेक पे जल्दी जाना है तो मेरे ख्याल में बेशक आप ब्रेक ले लें, अगर नहीं तो मुझे नहीं आप करें, अभी आपका जवाब आ जाएगा। ये ढोल जी मैंने कहा कि ये ढोल बजाने वाले बेचारों का आप क्या मुझसे जवाब ले रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पुराने केसेस हैं तो हम जाने, अदालतें जाने, नेब जाने। मैं तो कह रहा हूं कि जब से आप हुक्मरान हुए हैं, जब से आप सिलेक्टेड हुए हैं, उसके बाद जो होने वाली करप्शन वो कौन कर रहा है? वो हुक्मरान कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। जो आपने कौम से झांसा दिया कि हम तब्दीली लाएंगे, कौम आपकी तरफ आई तब्दीली लेने, तो तबाही उन्होंने बताया ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए हैं, आपका डेफिसिट कम हो गया है, बताया तो है आपको सर, अभी आप उर्दू में बताया आलिया साहब ने। नहीं, देखें झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते। उसका जवाब आप करेक्ट कर रहे थे मेरी बहन को आप कि कोविड की वजह से वो ऑर्डर जो पेंडिंग में थे ऑलरेडी पहले ऑर्डर दिए गए थे, मगर कोविड की वजह से वो चीजें नहीं, हालात मामूल पे आए, अब वो जा रही हैं, तो ये इनके खाते की बात नहीं है। और दूसरी बात मुझे एतराज है, इन्होंने कहा सिंध में आपके लोग मरे हैं। अरे भाई रहम करें कौम के ऊपर, लोग सबके लोग होते हैं, बच्चे सबके बच्चे होते हैं। अगर कोई कोविड की वजह से कोई शहीद हुआ है तो वो पूरी कौम के शहीद है। अगर आप उनको ऑन नहीं करते क्योंकि वो मेरे सूबे के लोग थे, तो आप जाने, आपका काम जाने। और इन्होंने जो चार्जशीट मेरी बहन ने पेश की थी, आप लोग बहुत अजीब बातें करते हैं, रह गई हैं। नहीं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि आपने जो चार्जशीट दी है ना हमें, उसमें से एक पेज शायद आप भूल गई हैं या मिसप्लेस हो गया है। उसमें आप ये भी कहें कि जो महंगाई बढ़ी है बाकी 3 सूबों में, वो भी नाइलेशन गवर्नमेंट की है। वो जो रेफरेंस आपने जस्टिस बाकर के ऊपर आपके सदर ने दायर किया था, जिसका फैसला कर सुप्रीम कोर्ट में आया, वो भी चीफ मिनिस्टर सिंध की नाअहली है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने क्यों साइन किया? अगेन आप लोग ना जजमेंट पढ़ते हैं, ना आप स्टडी करते हैं, जो फीड किया जाता है आप आकर बता देते हैं। वो जो बीआरटी नहीं चल रही है, जल रही है, मैं बता देती हूँ,
मुराद अली शाह साहब की है। नहीं सर, वो चल रही है। एक बात बता दें, बीआरटी चल तो गई, अब तो ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है। कह रहा हूँ बीआरटी कब चलेगी? हम तो नायल हैं, बीआरटी हम चल चुकी है, हम तो हुकूमत में नहीं है अभी। अब बीआरटी चल चुकी है, नहीं चल रही है, सारी बातों का आराम से बात कीजिए, बहुत अच्छी तरह जवाब दीजिए। आपने वजीर आज़म को ट्रक की बत्ती के पीछे चला दिया, वो जल रही है, दोबारा चल चुकी है, वो जल रही है, चल नहीं रही, दोबारा 4 बसें जली हैं, फिर बंद हो गई। मैं जवाब दे देती हूँ जी। चलें एक महंगाई दामरा साहब कब खत्म होगी महंगाई, कौम को बताए। हाँ, कब खत्म होगी महंगाई, कब खत्म होगी कौम को बताए। सवाल कब आएगा? अहम सवाल इस वक्त हुकूमत के अपने सामने भी खड़ा है दी थी और हुकूमत के अपने वज़रा के आगे भी मुराद अली शाह के खिलाफ होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक फिर मुझे लेने दें, आप फिर बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के सामने भी जो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है और इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो परेशानी का सबसे बड़ा नुक्ता है वो भी यही है कि महंगाई का क्या करना है। और इस सिलसिले में जो इकदाम पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पर उठाए हैं सस्ते बाजार लगाकर, वो एक अलग से मजाक है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। महंगाई कैसे कम होगी, फार्मूला आपके पास है या नहीं है? ये सब लोग आपसे यही सवाल कर रहे हैं। आलिया साहिबा, इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगी? जी, मैं सारी बातों का जल्दी जल्दी जवाब दे देती हूँ, लंबी बातें हैं। सबसे पहले तो मैं सेकंड करूंगी औरिया साहब को, उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस इज द की फैक्टर, नेक्स्ट इलेक्शन वही जीतेगा जो परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा था कि जी इनकी बेटी का मुस्तकबिल, बेटी तो जी उनकी जमानत पर है, वो भी ऑलरेडी मुजरिम और डिस्क्वालीफाई है। मुझे तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है ना, पता नहीं इस मुल्क के लिए क्या किया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि एवन फील्ड से लेकर इस मुल्क को लूट खसूट के, वो जो कहते थे ना ये है वो जराए, इतनी पूरी चार्जशीट है उनके अगेंस्ट, आए मुकदमों का फैसला करें, प्रॉपर्ली शेयर बने। ये बात तो ठीक है आलिया साहब, लेकिन कह रहे थे ना वो जो अभी जाफर इकबाल साहब ने कहा था, एक छोटा सा ज़िमनी सवाल ले लेना, मैं आ रही हूं, ज़िमनी सवाल उन्होंने कहा था कि आप उनके पहले 2 साल हुकूमत की थी ना, पहली मर्तबा उन्होंने, अगली मर्तबा भी 2 साल हुकूमत की थी, तो आपके भी 2 साल हो गए हैं, उनके 2 साल को अपने 2 साल से कंपेयर करें कि उनके तरक्याती मंसूबे ज्यादा शुरू हुए थे या आपके ज्यादा शुरू हुए? ये उन्होंने सवाल उठाया है, इसका जवाब अगर आप सर मेरी एक बात सुन ले, उनके 2 साल का आज ही ये आ रहा है कि उनके 2 साल में हाईवे ले ले। जरा मैं अगर उनके 2 साल का आपको गिनवाना शुरू करूं ना, ये क्यों हमसे रिटर्न में एनआरओ नैप के लिए मांग रहे थे, ये क्यों कह रहे थे कि 5 साल से पहले की जो करप्शन हुई आप उसे माफ कर दें, वो इसीलिए कह रहे थे कि सबसे ज्यादा किकबैक्स करप्शन, जो टीटियां लग रही है ना, सारे कवानीन में तरम के करप्शन इन मंसूब तरक्याती मंसूबों में करप्शन हुई है। तेज हो गए सर मेरी बात सुने, एहतसाब अब तो तेज हो गया, अब तो एहतसाब तेज हो गए इनके सारे, यही तो सारा ये जो पीडीएम का इकट्ठ है, ये सारा आल बचाओ माल बचाओ है। अब मुझे सिर्फ इनका आजिज साहब की बात का जवाब दे लेने दे। मुझे अजीब सी बात लगती है, सिलेक्टिव कहते हैं, तो ये क्या चेयरमैन बिलावल जरदारी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो पर्ची पर चेयरमैन बनकर आए हैं? फिर ये बात, एक चीज, एक तरफ तो ये 18वीं तरमीम, हम नाले साफ करने की बात करते हैं, हम वहां पर कराची साफ करने की बात करते हैं, हम जजायर पर साफ करने की बात करते हैं, तो ये आगे से ये कहते हैं हमें 18वीं तरमीम इनको सूबाई वो उसके ऊपर खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक याद आ जाता है। एक छोटी सी बात, छोटा सा सवाल मेरा, पंजाब में 860 रुपए की मिल रही थी और सिंध के अंदर 1250 रुपए की मिल रही थी। एक दाना गंदुम का इन्होंने रिलीज नहीं किया, पहले इनके गंदुम के दाने जो है सबसे जवाब ले लूं, इनकी तो ये असलियत है। मैं मुख्तसरन मैं चाहूंगा अगर सब लोग रिस्पॉन्ड कर दें। और ये साहब 2 चीज़ों पे हुकूमत अगला इलेक्शन लड़ सकती है या अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, या तो वो लूटा हुआ पैसा वापस ले आए जिसका उन्होंने वादा किया था, नवाज शरीफ को ले आए पैसा वापस ले आए, या फिर अगर वो ये नहीं कर पाते तो परफॉर्मेंस ऐसी दे दें कि लोग खुश होकर अगली मरतबा वोट दे दें। इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में कामयाब होती नजर आ रही है हुकूमत अभी तक? और ये साहब देखें, मेरा ख्याल है दोनों में कामयाब नहीं होती नजर आ रही। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वाइट कॉलर क्राइम ऐसा है कि जिसके बारे में बड़े बड़े साल लग जाते हैं।
जिन मुल्कों में भी हुआ है, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में है, अफ्रीका में जो नाइजीरिया वगैरह में हुआ है, वहां पर पड़ा। अभी यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर का क्राइसिस था, आप देखा होगा 15-15, 16-16 साल लग गए। कोई व्हाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना कोई आसान काम थोड़ा होता है। एक ही चीज होती है ना कि आप ज्यादा यही कह सकते हैं एसेट बियॉन्ड मीन्स। एसेट बियॉन्ड मीन्स में कितने एसेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या निकालेंगे, ये बहुत मुश्किल लंबा प्रोसेस है। इमरान खान साहब को बहुत जल्दी है। सब बरतानिया क्या नवाज शरीफ, अगर इमरान खान बोरिस जॉनसन से बराह रास्त राब्ता करके मांगते हैं उनके कानून का हवाला देकर कि 4 साल की अगर सजा हुई है तो आपका कानून है कि हैंड ओवर कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत इमरान खान के बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट से मान जाएगी? देखें, उसकी दो वजह, उसकी वजह इसलिए मान जाएगी कि बुनियादी तौर पर एक तो ये है कि बरतानिया ने एक कन्वेंशन साइन किया हुआ है यूरोपियन यूनियन का कि उस मुल्क में हवाले नहीं करना किसी बंदे को जहां ये खतरा हो कि उसको फांसी हो जाएगी या उस पर तशद्दुद होगा। तो फांसी का तो ऐसा कोई जुर्म नहीं नवाज शरीफ साहब ने किया हुआ, ना उनके ऊपर कोई चीज है। और तशद्दुद के बारे में वो कह सकते हैं कि हमने ये सूरत हाल है, बाकी कन्विक्शन मौजूद है। ये कन्विक्शन बहुत बड़ी चीज है और कन्विक्शन छोटे लेवल पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इम्कान मौजूद है। 15 तारीख की जो बात की जा रही है उसमें सॉलिड इम्कान है। जी चौधरी साहब, कल नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, जाफर इकबाल साहब कल तकरीर कर रहे हैं नवाज शरीफ जलसे में। जी इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब भी तकरीर करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीर करेंगे। कल कराची के जलसे में क्यों नहीं की थी? दो साबिक देखें, ये हमारा फैसला है जी, अगर मियां नवाज शरीफ तकरीर करे, जी मैं बताता हूं ना, मियां नवाज शरीफ तकरीर करे तो कोई मीडिया चैनल चला नहीं सकता। हम ना तकरीर करें तो सारे सवाल पूछते हैं। वो कन्विक्टेड है ना, इस वजह से नहीं चला सकते, मजबूरी है ना सर, कन्विक्टेड है ना, वो इस वजह से नहीं चला सकते। जी नहीं कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है ना। कन्विक्टेड शख्स को आप दुनिया में कौन से मुल्क में आप किसी कन्विक्टेड को टेलीविजन पर तकरीर चलाने की इजाजत देंगे? सर किसी भी जगह नहीं होता ना, ये तो आप ही समझते हैं। आप शरीफ साहब की दूसरा, अभी आलिया हमजा साहिबा फरमा रही थी कि नवाज शरीफ ने एवनफील्ड के अलावा क्या किया है। ये जिन मोटरवेज पे सफर करती हैं, 2013 में इनके घर यूपीएस और जनरेटर होगा और आप पिछले 5-6 साल से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो नवाज शरीफ की वजह से है। मुल्क के अंदर जितनी तरक्की हुई, जितने मंसूबे लगे, वो मियां नवाज शरीफ के दौर में। राइट सर, ये तरक्याती मंसूबे, ये तो सवाल उनसे हमने किया था, बिल्कुल सही है। ये आप बताने में हक बजाने पे जो उनके मंसूबे। मैं आखिरी सवाल है धामरा साहब, उनके असासे बढ़ रहे थे जी, मुल्क डूब रहा था, इनके असासे। धामरा साहब, क्या होने जा रहा है 2 महीने में, जनवरी तक क्या होने जा रहा है, इधर या उधर? जी धामरा साहब, देखें असदुल्ला, अभी मेरी बहन ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर्ची पे प्राइम मिनिस्टर बने। देखें, आप और पीटीआई तो 10 जन्म भी लेंगे ना, तो गड़ी खुदाबख्श भुट्टो जैसे कब्रिस्तान आप नहीं बना सकती। वहां पर एक एक कब्र जो है वो तारीखी है। और जहां तक आपने गंदम का ताना दिया ना, देखें ये सूबाई मैटर है कि हर सूबाई गंदम अपना। बहुत शुक्रिया धामरा साहब, आलिया और औरिया मकबूल जान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।